जय हिंद दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस बायोलॉजी की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र को। पाचन तंत्र तक हम लोग पढ़ लिए थे। श्वसन तंत्र, सांस लेने में जो जो अंग हम लोग का सहायता करता है ना, सबको मिल करके श्वसन तंत्र कहा जाता है। जैसे पाचन तंत्र में खाना को पचाने के लिए जो जो अंग सहायता कर रहा था, सबको मिल करके पाचन तंत्र कहा जाता था। उसी तरह श्वसन तंत्र उसको कहा जाता है कि सांस हम लोग ले रहे हैं, हम लोग जीने के लिए सांस तो लेना पड़ेगा, सांस नहीं लेंगे तो जिएंगे नहीं। तो सांस ले रहे हैं, इसमें जो जो अंग सहायता कर रहा है सबको मिला करके श्वसन तंत्र कहा जाता है। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जो जो अंग सहायता कर रहा है, श्वसन तंत्र। तो सांस आखिर हम लोग लेते क्यों हैं? सांस लेने के पीछे तो कोई वजह होगा ना, इससे कोई फायदा होगा तभी ना हम लोग सांस लेते हैं। तो सांस जब हम लोग लेते हैं तो सांस में हम लोग ऑक्सीजन को लेता है, हमारा शरीर ऑक्सीजन को लेते हैं। और ऑक्सीजन क्या करता है? वो ग्लूकोज को तोड़ देता है। अभी तक तो खाना को हम लोग पचाए थे, खाना को पचा के ग्लूकोज बना दिए थे। ग्लूकोज से ऊर्जा मिल रहा था? नहीं मिला था। ग्लूकोज जब तक टूटेगा नहीं तब तक ऊर्जा मिलेगा नहीं। तो ग्लूकोज को तोड़ने की क्रिया होती है इसमें। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, जैसे ग्लूकोज का सूत्र देखिए C6H12O6 होता है ना। अगर इसमें ऑक्सीजन आ गया O2 तो ये टूट जाएगा और टूट कर बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और बनाएगा जल H2O और बनाएगा ऊर्जा 686 किलो कैलोरी। 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बनता है अगर एक ग्लूकोज टूटता है। तो इस समीकरण को कोई केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ा रहे हैं हम, केमिस्ट्री रहता तो इसको संतुष्ट किया जाता। यहाँ कार्बन 6 हो गया तो इधर 6 से यहाँ 6 से गुणा कर देंगे तो ये संतुष्ट हो जाएगा, और यहाँ 6 से अब ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पर संतुष्ट क्या करना, केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग सांस इसलिए लेते हैं कि ग्लूकोज को अगर हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक ऊर्जा मिलेगी नहीं। ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। और कब टूटेगा? जब तक ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग को सांस लेना पड़ता है। तो हम लोग सांस में ग्लूकोज ऑक्सीजन लिए और फलस्वरूप ग्लूकोज टूट के क्या बना? ऊर्जा बना तो बना, लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो उसी को हम लोग छोड़ते हैं। तो श्वसन की क्रिया वह क्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। ये ऊर्जा जहां मिलेगी ना, ऊर्जा 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये जहां भी ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा का एगो बहिन है साथ साथ। जब भी ऊर्जा आएगा तो साथ में उष्मा आइबे करेगा। अगर उष्मा आ गया तो साथ में ऊर्जा आइबे करेगा। ये फिक्स है, ये फिजिक्स का नियम है। तो यहाँ ऊर्जा मिल रहा है तो हल्का सा उष्मा भी मिलता है हम लोग को। ऊर्जा या उष्मा कहिए इसको, ईंधन, मतलब हम लोग का शरीर का ईंधन है ये नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं चलेंगे। जो कैलोरी में ये जो 686 किलो कैलोरी ये ग्लूकोज को तोड़ने पर मिल रहा है, ये नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं जिंदा रहेंगे। तो ऊर्जा के साथ साथ उष्मा भी मिल रहा है। तो श्वसन की क्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे देखिए, अगर कोई आदमी मर जाएगा ना तो उसका शरीर ठंडा हो जाता है। काहे ठंडा हो जाता है? वो मर जाता है तो सांस नहीं लेता है, और सांस नहीं लेगा तो ऊर्जा नहीं बनेगी। ऊर्जा नहीं बनेगी तो उसका शरीर उष्मा मतलब नहीं मिलेगा और उसका शरीर ठंडा हो जाएगा। और ये भी कारण होता है, हम लोग जब जिंदा रहते हैं तो हम लोग का हार्ट काम करता है। तो हार्ट कैसे काम कर रहा है? ऊर्जा से ना काम कर रहा है। तो ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है? खा रहे हैं तो ग्लूकोज खा रहे हैं। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वहीं ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है। तो वो ग्लूकोज को टूट के जब ये ऊर्जा मिल रहा है तो उससे हार्ट काम कर रहा है। हार्ट काम करेगा तभी ब्लड इधर उधर जाएगा। तो ब्लड जब इधर दौड़ता है ना, जहाँ गति होती है तहाँ भी उष्मा उत्पन्न हो जाती है। उस तरह भी हम लोग का शरीर गर्म रहता है। और एक ये भी कारण है कि हम लोग कोशिकाएं श्वसन करती हैं, उस तरह भी हम लोग का शरीर गर्म रहता है। तो श्वसन क्रिया क्या है उसको तो हम लोग समझ गए। तो श्वसन क्रिया को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। श्वसन क्रिया को दो भाग में बांटा जाता है। श्वसन क्रिया को ब्रीदिंग, इंग्लिश में कहा जाता है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। ब्रेथ मैंने सांस लेना होता है ना, तो उसी को ब्रीदिंग को दो भाग में। इसका हिंदी में बड़ा उटपटांग नाम है, श्वासोच्छ्वास। एक बार दो बार बोलेंगे हम, श्वासोच्छ्वास। उटपटांग नाम है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर श्वासो, भयंकर नाम दिख रहा है यहाँ पर, लग रहा है बहुत बड़ा नाम, श्वासोच्छ्वास। इंग्लिश में आसान है इसका, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला होता है इंस्पिरेशन, पहला नंबर है इंस्पिरेशन, और दूसरा इसको बांटते हैं हम लोग एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब होता है निश्वसन, इसके बारे में हम बता रहे हैं आप लोगों को, निश्वसन। और एक्सपिरेशन मतलब होता है निःश्वसन। तो देखिए, श्वास की क्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वसन की क्रिया को उसको दो भाग में बांटा जाता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब होता है निश्वसन और एक्सपिरेशन मतलब हिंदी में होता है निःश्वसन। सांस लेने की क्रिया को इंस्पिरेशन कहते हैं। सांस हम ले रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं,
ये हो गया इंस्पिरेशन, और सांस को छोड़ रहे हैं उसको कहा जाता है एक्सपिरेशन। यहाँ नाम में देखिए छिपा हुआ है नी श्वसन, इसमें नी श्वसन अंदर जा रहा है, और इसमें देखिए इसमें ट्रिक याद किया नी हम लोग बोलेंगे नी, जब नी बोलेंगे तो सांस बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, समझिए कि जब नी बोल रहे हैं तो ये सांस बाहर आ रहा है, इसका मतलब नी श्वसन में सांस बाहर आता है। इंग्लिश में तो साफ सीधा है, इन मतलब अंदर ले जाना और एक्स मतलब बाहर ले जाना। अगर इन कर रहे हैं तो इंस्पिरेशन मतलब सांस को ले रहे हैं, और बाहर निकाल रहे हैं एक्सपिरेशन मतलब सांस को छोड़ रहे हैं। तो इंस्पिरेशन कर क्रिया करते हैं तो हम लोग क्या कह लेते हैं, वायुमंडल में जो भी हवा है यहाँ पर नीचे क्षोभ मंडल में, ऊपर तो सब हल्की जो हवाएं होती हैं हीलियम वो सब चली जाती हैं ऊपर, लेकिन जो नीचे हवा है वही ना ले रहे हैं हम लोग, उसमें चाहे कुछ भी हो उसको हम लोग खींच ले रहे हैं। तो हम लोग औसतन वायुमंडल में जो नीचे है उसमें से क्या क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। तो वायुमंडल में कितना परसेंट ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है, तो 21% ऑक्सीजन हम लोग ले लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं CO2, ये है वायुमंडल में 0.03%, और नाइट्रोजन की बहुलता है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन हमारे शरीर में चला गया है। और सांस जब ले रहे हैं ना तो 21% ऑक्सीजन जाता है, CO2 जाता है 0.03%, और N2 गैस मतलब नाइट्रोजन जाता है 78%। सबसे अधिक वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो हम लोग हई दोनों का कोनो काम है ले रहे हैं तो नहीं काम है। हम लोग श्वास में क्या काम है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कौन सी का काम है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का काम है। तो मेन तो ऑक्सीजन का काम है, लेकिन खींचेंगे तो नकिया में कोनो छननी लगा हुआ है, खासा ऑक्सीजन में लेगा, नकिया में छननी नहीं है, छननी आगे है, तो यहाँ पर सब चीज चला जाएगा। तो इस सब को ले रहे हैं, तो इंस्पिरेशन में हम लोग 3 गैसों को लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तब कौन कौन सा गैस छोड़ेंगे, ये तीनों ना छोड़ेंगे। कोनो नया गैस बनाएगा हमारा शरीर, नया गैस तो बनाएगा नहीं, ये तीनों को छोड़ेगा, जो ना का काम होगा उसको ले लेगा। तो ऑक्सीजन 21% लिए थे ना, तो ऑक्सीजन निकलता है कितना, 17% निकलेगा, मतलब 4% हमारा शरीर रख लिया। कितना परसेंट रख लिया, 4% ऑक्सीजन हमारा शरीर रख लिया। 21% लिए थे, निकलेगा 17%। तो वो 4% को क्या करेगा, अपना में रख के क्या करेगा, मोटाएगा नहीं मोटाएगा, उसको निकालेगा बाहर। तो कौन रूप में निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकालेगा। ऑक्सीजन लिए थे, ग्लूकोज को तोड़कर क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बना था, तो ये ऑक्सीजन 4% कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाता है। तो ये CO2 अब कितना हो गया, यहाँ लिखे इतने लिए थे, लेकिन यहाँ पर ये निकल जाता है 4.6%। 4.6% CO2 निकल जाता है बाहर। 4% कम हुआ था जो इसमें ऑक्सीजन हुआ, वो CO2 बदल के आ गया यहाँ पर। और नाइट्रोजन जस का तस निकल आएगा, नाइट्रोजन जस का तस 78 का 78% निकल जाएगा। इसका शरीर हमको कुछ, हम लोग का जो शरीर होता है कुछ इसका करबे नहीं करता है नाइट्रोजन का। ऑक्सीजन 4% ले लिया, 4% को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल के कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, और 78% नाइट्रोजन को जस का तस छोड़ दिया। उसका काम नहीं है तो उसको जैसा हम लोग लेते हैं वैसा ही निकाल देते हैं। तो इतना याद कर लीजिएगा, ऑक्सीजन 21% वायुमंडल में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है। जब सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन हम लोग 17% छोड़ते हैं, 4% ऑक्सीजन हमारा शरीर रख लेता है, और रख के क्या बदल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, और वो बाहर निकल आता है। तो निःश्वसन और निःशोषण ये तो दोनों हम लोग देख लिए। इंस्पिरेशन क्या था, एक्सप्रेशन क्या था, ये दोनों हम लोग देख लिए। यही क्रिया होती है सांस लेने में। तो सांस लेने क्रिया को दोनों को हम लोग देख लिए। तो सांस लेने के लिए जो जो अंग हम लोग का शरीर में बना हुआ है, जहां से सांस जाता है, हवा जैसे 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 जाता है, कोशिका तक पहुंच जाता है ऑक्सीजन, उस सब को मिल के श्वसन मार्ग कहा जाता है। उस सब को मिल के श्वसन मार्ग कहा जाता है। देखिए फिगर बना हुआ है ना, पूरा श्वसन मार्ग है, ये पूरा क्या है, श्वसन मार्ग है। हम लोग कहां से सांस लेते हैं और कहां पहुंच जाता है, पूरा को मिलकर श्वसन मार्ग कहा जाता है। अगला टॉपिक है श्वसन मार्ग, इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद श्वसन मार्ग को पढ़ते हैं। चलिए देखिए, इतना हम लोग अभी तक पढ़े था। तो ये सांस जहां जहां से जाता है ना, उस सबको श्वसन मार्ग कहा जाता है। तो हम लोग अब यहाँ टॉपिक है यहाँ पर श्वसन मार्ग, हिंट के लिए लिख लिए हैं कि पीछे समझाने में आराम रहेगा। श्वसन मार्ग, श्वसन मार्ग, ये पूरा जो दिख रहा है यही है श्वसन मार्ग। अब इसके बारी बारी से सभी अंगों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, सांस लेते हैं तो हम लोग कहाँ से लेते हैं, सबसे पहले नाक से सांस लेते हैं ना, तो ये जो छेद है, इस नासा छिद्र, इसको नासा छिद्र कहा जाता है, मतलब नाक का छेद, भोजपुरी हम समझिए नाक का छेद। तो जो नाक का छेद है उसी को नासा छिद्र कहते हैं। तो सबसे पहले हवा कहाँ से गुजर रहा है, जो हम लोग ले रहे हैं नासा छिद्र से। तो इसका पहला अंग हो जाएगा नासा छिद्र। नासा छिद्र, नासा छिद्र देखिए यहां पर मान लीजिए आदमी का यहाँ नाक होगा ना, ये नाक होगा और ये मुंह होगा, ऐसा ही ना होगा, यहाँ पर ये नाक होगा और यहाँ ये मुंह होगा, इसको समझ लीजिए, बस मान लीजिए।
तो ये जो नाक का छेद है सबसे पहले ये हो जाएगा नासा छिद्र। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है नैस्ट्रियल। नैस्ट्रियल नैस्ट्रियल नासा छिद्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नैस्ट्रियल। तो नैस्ट्रियल में सबसे पहले हवा गुजरती है। तो नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, आप देखे होंगे, नहीं है तो ऐनक में ऐसे जाके देखिए उठा के, नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। छोटे बच्चे हम लोग जब थे ना, छोटे बचपन में, तो हम लोग देखते पहले टीवी नहीं था, तो हम लोग क्या करते, कहते टीवी देखेगा, टीवी दिखाने के लिए कहते ऐसे नकिया उठा देते थे उस छोट में खेल चलता था। तो नासा छिद्र वो हो गया। नासा छिद्र में बाल जो होता है वो क्या करता है कि हवा में जो भी धूल कण रहेगा ना, बड़े बड़े धूल कण, सबको वहीं पर रोक लेगा, और रोक लेगा वहीं पर, बाद में सुखा जाएगा। अब बाद में सुखा जाएगा तो ऐसे आदमी नकटी निकाल देता है उसी को। तो नासा छिद्रवा में क्या यहाँ पर जुड़ा हुआ है, धूल कण यहाँ पर फंस जाता है। तो नासा छिद्र में क्या है, बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल कण को रोक लेते हैं। उसके बाद हवा जाता है ऊपर, सांस खींचेंगे तो यहाँ नासा कपाट इसको कहा जाता है, इसको नासा कपाट कहा जाता है, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी दूसरा नंबर चीज है, नासा कपाट। नासा कपाट इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको ऊपर नासा कपाट इसको कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी। नासा कपाट बना म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस। म्यूकस म्यूकस क्या, एक चिपचिपा पदार्थ है। हम जब पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे उसमें भी आपको बताए थे कि जब हम लोग लैट्रिन लास्ट में जाता है, सब जल जब अवशोषित हो जाता है, तब बड़ी आंत में म्यूकस का निर्माण होता है, पढ़ाए थे ना, जो भोजन को चिपचिपा बना देता है, मल को चिपचिपा बना देता है ताकि निकलने में आसान हो। उसी तरह यहाँ पर भी नाइजल कैविटी में चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसको म्यूकस कहते हैं। वो चिपचिपा पदार्थ, जैसे यहाँ बड़े बड़े बाल है जो बड़े बड़े धूल कण को रोक लिया, लेकिन छोटी छोटी धूल कण वहां भीतर ही चल जाता है। तो यहाँ पर चिपचिपा पदार्थ रहेगा, जो उससे सटता है चिपकले रह जाता है, चिपकले रह जाता है, हवा चल जाता है भीतर ही, तो वहां से वो चिपक के वह बाद में नीचे आ जाएगा, नकटी बन के निकल जाएगा। तो यहां तक देख लिए, नेजल कैविटी तक हम लोग देख लिए, हवा को नेजल कैविटी तक पहुंचा दिए। उसके बाद हवा जाता है ग्रसनी में, इसको कहा जाता है ग्रसनी। तीसरा चीज है ग्रसनी, हम फिगर में आपको दिखा रहे हैं, ग्रसनी, इसको हिंदी में ग्रसनी। यहां पर देखिए, यहां पर ऐसा एक जगह होता है ना, जहां मुंहों का जाके मिलेगा वहीं पर, और नकियों का छेदवा जाके मिलेगा वहीं पर। वहां खाना खाते हैं वो भी पहुंचता है, और हवा भी पहुंचता है, दोनों पहुंचता है। यहां पर होता है ग्रसनी, यही है ग्रसनी, यही है ग्रसन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फरेनिक्स। फरेनिक्स कहा जाता है इंग्लिश में, ग्रसनी। इसको हिंदी यहां पर देख लीजिए, ग्रसनी, यही है ग्रसनी। ग्रसनी एक ऐसा जगह है जहां खाना का भी छेद है और जहां मुंह से भी है वहां जाता है जगह है। यहां पर देखेंगे तो नकियों का छेद रहता है, मुंहों का छेद रहता है। कभी कभी सर्दी वर्दी हो जाता है, देखे होंगे बूढ़ा आदमी का, वो लोग क्या करेगा ना, सर्दी वर्दी हो जाएगा तो नाक भड़ी नहीं निकल पाएगा ना, तो छीन के ऐसे मारेगा सड़ दे, और नाक भड़ी सुहड़ के यहाँ से ला देगा मुहवा में, और मार चफुलाता रहेगा। तो देख के तो दिमाग गर्म हो जाता होगा आप लोग का भी। तो ये कैसे ला जाता है, ये ग्रसनिया नहीं रहता तो वो कैसे ला देता है यहाँ पर, तो यहीं से ला देता है वो, यहाँ से खींच के ला देगा यहाँ पर, यहाँ से फिर मुंह भड़ी निकाल देगा। तो हम लोग सांस भी लेते हैं, मुंह भड़ी भी सांस लेते हैं तो चला जाता है ना, लेकिन मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। ये जो चिपचिपा पदार्थ है धूल कण को रोक रहा है, ये नहीं रुकता है, डायरेक्ट चला जाता है। तो यहाँ पर इसी स्थान को ग्रसनी कहते हैं, जहां मुंह का भी छेद मिलता है और नाक का भी छेद मिलता है। उसको फायरोनिक्स कहा जाता है हिंदी में, फायरोनिक्स कहा जाता है इंग्लिश में, ग्रसनी। यहां मुंह और नाक का छेद दोनों पाया जाता है, ये समझ गए हम लोग। अब आगे जब जाता है, जब यहीं से बंट जाता है, यहां से खाना का नली अलग बट गया है और यहीं से सांस का नली अलग बट गया है। सांस का नली सबसे पहले स्वर तंत्र पर जाता है, स्वर तंत्र। यहां पर देखिए एक वॉइस बॉक्स है, इंग्लिश में इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है, यहीं पर है वो। जब यहां से जब एक खाना का रास्ता बट गया है, ग्रसनी के बाद एक खाना का रास्ता बट गया है और एक स्वर तंत्र का रास्ता बट गया है, तो यहां पर इसी को कहते हैं स्वर तंत्र। स्वर तंत्र, इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है, वॉइस बॉक्स। यहां पर देखिए ऊपर ऐसे उठल दिखेगा आपको, इसको दबाइए आप बोल नहीं पाइएगा, इसको दबाएंगे तो आप बोल नहीं पाइएगा, उसी को वॉइस, उससे हवा जाकर गुजरती है। सांस लेते हैं जब हम लोग तो हवा जाके उससे गुजरती है, और जब सांस छोड़ते हैं ना तो उस सांस हवा छोड़ते हैं उसी से तो आवाज निकलता है। हम लोग मुंह हवा उल्टा सीधा चला देंगे ना तो आवाज बन के निकल जाएगा। अगर मान लीजिए सांस ले लीजिए या छोड़बे मत करिए, तनी बोल के देखिए, बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। सांस ले लीजिए या छोड़बे मत करिए, नहीं बोल पाएंगे आप। और सांस लेते समय भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बोलने के लिए वॉइस बॉक्स की आवश्यकता है। और जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो उस समय वॉइस बॉक्स, तो उसी समय उससे होकर हवा गुजर रही है तो हम लोग नहीं बोल पाते हैं। और जब
बोलना रहता है तो जब सांस उधर से रिटर्न आता है ना, तो उसी को हम लोग इधर उधर करके हवा जीभ होठ से मुंह से आवाज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वॉइस बॉक्स हम लोग देख लिए इससे। इसके बाद ग्रसनी के बाद हवा कहाँ जाएगी? ग्रसनी के बाद हवा जाएगी स्वर तंत्र में। स्वर तंत्र, स्वर तंत्र, स्वर तंत्र से हवा जाएगी ग्रसनी के बाद। तो यहाँ पर एगो एपिग्लोटिक्स नाम का एक पाया जाता है चीज, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी देखिए हवा को पहले घुसाइए भीतर। बॉक्स को एगो यहाँ पर वॉइस बॉक्स होता है, जो स्वर तंत्र जो है उसको कहा जाता है इंग्लिश में, स्वर तंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है लैरिनिक्स। लैरिनिक्स, जिसमें वॉइस बॉक्स पाया जाता है। तो लैरिनिक्स और फायरेनिक्स देख लिए, वो जो ग्रसनी था फायरेनिक्स और जो लैरिनिक्स है स्वर तंत्र। तो स्वर तंत्र से हवा चला गया, अब कहाँ जाएगा? अब यहाँ पर जाएगा श्वास नली में। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है श्वास नली। स्वर तंत्र के बाद अब हवा सीधे श्वास नली में चली जाएगी। तो यही है श्वास नली, ये है श्वास नली। इंग्लिश में इसको ट्रैकिया कहा जाता है, ट्रैकिया कहा जाता है। श्वास नली, श्वास नली। तो हवा को हम लोग कहाँ पहुंचा दिए? श्वास नली में पहुंचा दिए। तो श्वास नली में गया तो श्वास नली के ऊपर ना इसकी सुरक्षा के लिए एगो उपास्थि पाया जाता है। ऐसे परत परत दिख रहा होगा आपको, यही है श्वास नली का उपास्थि, यही है कार्टिलेज। इंग्लिश में उपास्थि को क्या कहते हैं? कार्टिलेज। इसको, ये जो कार्टिलेज पाया जाता है इसकी सुरक्षा प्रदान करता है। एगो ऊपर ऐसे मेढरी टाइप का उसको बना दिया गया है कि श्वास नलिया उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके ऊपर क्या पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज मतलब उपास्थि पाया जाता है। इसको हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। हाइलिन, हाइलिन, इसका नाम क्या है? हाइलिन। इसको याद कर लीजिएगा। श्वास नली के ऊपर जो कार्टिलेज पाया जाता है, जो उपास्थि पाया जाता है, उसको हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। तो श्वास को हम लोग श्वास नली तक पहुंचा दिए ना। अब देखिए यहां से ये दो भाग में बट रहा है, दो भाग में बट रहा है ना, इसको कहते हैं हम लोग ब्रोंकाई। इसको क्या कहा जाता है? ब्रोंकाई कहा जाता है। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही होता है, ब्रोंकाई। इसको, इसके बाद अब सांस कहाँ जाएगा? ब्रोंकाई में जाएगा। 6वां नंबर में ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में जाएगा। इसको कहा जाता है ब्रोंकाई। जब दोनों बट गया ना, श्वास नली से दोनों जो बट गया है, इसको कहा जाता है ब्रोंकाई। तो श्वास नली में से बट के कौन सा जगह चला गया? ब्रोंकाई में। और ये ब्रोंकाई देखिए, यहां तक ब्रोंकाई है, ये यहां तक ये पूरा ब्रोंकाई है, दिख रहा है ना ब्रोंकाई। और जब यहां से ये देखिए, ये एक ऐसा पतला पतला दिख रहा होगा, इसको कहते हैं ब्रोंकियोलिस। इसको क्या कहा जाता है? ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस। इसका भाग बट गया है, ब्रोंकाई का भाग जो आगे बट गया है उसको कहते हैं ब्रोंकियोलिस। ब्रोंकियोलिस, इसको कहा जाता है ब्रोंकियोलिस। अब इसके बाद हवा कहाँ जाएगा? इसके बाद हवा जाएगा ब्रोंकियोलिस में। इंग्लिश हिंदी दोनों लिखते जा रहे हैं, ब्रोंकियोलिस। तो ब्रोंकाई से हवा कहाँ गया? ब्रोंकियोलिस में गया। और ब्रोंकियोलिस के बाद ये जो आपको दिख रहा होगा गोल गोल, यही है, इसको कहते हैं कुपिका या वायु कोष्टक, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है एल्वियोली। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्वियोली। यही है जो ये गोल गोल आपको दिख रहा होगा सब, इसी में जाके लास्ट में हवा घुस जाता है। ये वायु कोष्टक है, इसको कुपिका भी कहते हैं हम लोग, कुपिका। इसको वायु कोष्टक कहा जाता है। इसके बाद हवा कहाँ जाएगा? वायु कोष्टक, वायु कोष्टक, जिसको इंग्लिश में एल्वियोली कहा जाता है। एल्वियोलिज बहुत सारा होता है। तो सांस को हम लोग पहुंचा दिए वायु कोष्टक में, और यहीं पर ये वायु कोष्टक ही इसमें से ऑक्सीजन को छानता है। अभी तक तो हम लोग सब चीज पहुंच रहा था, जितना भी लिए थे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी लिए थे निश्वसन के द्वारा, सब यहाँ पर नासा छिद्र से होते हुए, नासा कपाट से होते हुए, ग्रसनी से होते हुए, वॉइस बॉक्स से होते हुए, श्वास नली से होते हुए, ब्रोंकाई से होते हुए, ब्रोंकियोलिस से होते हुए कहाँ पहुंच गया है? और वो पहुंच गया है कुपिका में। और यहीं पर कुपिका में ऑक्सीजन को छानता है, वो कुपिका छानता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अंग देख रहे हैं, यही है फेफड़ा। तो हम लोग का फेफड़ा का ही भाग होता है। फेफड़ा को जब बीच से चीर देंगे ना, तो ये सब दिखेगा। तो वहीं हम बीच के चीर के यहाँ पर फिगर आपको दिखाया गया है। तो ये है फेफड़ा, ये है फेफड़ा। और फेफड़ा ही श्वसन का मुख्य अंग है, जिसमें ये कुपिका पाया जाता है। हवा कुपिका तक पहुंच गया ना, और इधर से जो ब्लड है, हम लोग का शरीर का जो ब्लड है, वो ब्लड पहुंचा रहता है यहाँ पर फेफड़ा में। यहाँ से ऑक्सीजन उस ब्लड में मिल जाएगा, और ब्लड में मिल करके वो कहाँ पहुंच जाएगा? कोशिका तक पहुंच जाएगा, वहां जाके ग्लूकोज को तोड़ेगा। तो ये हम लोग देख लिए ना,
कोशिका तक पहुंच जाएगा और वहां जाएगा ग्लूकोज। तो यहाँ पर फेफड़ा में इसको फुफ्फुस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेफड़ा को फुफ्फुस भी कहा जाता है, फुफ्फुस। इंग्लिश में इसको पल्मोनरी कहा जाता है, पल्मोनरी, 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 फेफड़ा, फुफ्फुस, पल्मोनरी, कुछ भी कहिए इसको। इसके जो बाहर इसका एक परत होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, ये दिख रहा होगा आपको, एक परत होगा ना मेम्ब्रेन, झिल्ली, इसको कहा जाता है पल्म्यूनरी मेम्ब्रेन है, पल्म्यूनरी मेम्ब्रेन, पल्म्यूनरी, पल्म्यूनरी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। तो ये फेफड़ा का बनावट है। इसके बाहर जो एक झिल्ली पाया जाता है, ये जो झिल्ली है पल्म्यूनरी मेम्ब्रेन। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि फेफड़ा के बाहर जो झिल्ली पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? पल्म्यूनरी मेम्ब्रेन। और ये जो फेफड़ा है यहीं पर ब्लड आया रहता है और कुपिका के द्वारा ऑक्सीजन छान के उसमें मिल जाता है और यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन जाके मिल जाता है ब्लड में और वो पहुंच जाता है कोशिका तक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे ऑक्सीजन उसमें आखिर मिल जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो कुपिका तक क्या क्या पहुंचा था, ये जो छेद, ये जो वायु कोष्ठक है यहाँ तक क्या क्या पहुंचा था, ये वायु कोष्ठक तक क्या क्या पहुंचा था? ऑक्सीजन पहुंचा था, नाइट्रोजन पहुंचा था, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों पहुंचा था ना। और इधर से ब्लड आया था, इधर से कौन आया था? ब्लड आया था। तो ये कुपिके के बाहर यहाँ पर ब्लड आ गया था। यहाँ पर इसमें हवा है, ये जो बड़का छेदवा देख रहे हैं इसमें हवा है और यहाँ फेफड़ा में क्या आ गया है? ब्लड आ गया है शुद्ध होने के लिए। फेफड़ा, ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा में होता है। तो फेफड़ा में ब्लड आ गया यहाँ पर। तो ये ब्लड में आप लोग पढ़े होंगे, ब्लड की कोशिकाओं में एक हीमोग्लोबिन नाम का चीज पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आप पढ़े होंगे। तो यहाँ जब एल्वियोली में हवा आ जाता है ना तो इधर से हीमोग्लोबिन क्या रहता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है ना, जब कुपिका ऑक्सीजन छान लेती है वो पकड़ लेता है ऑक्सीजन को। हीमोग्लोबिन इन दोनों को, तीनों को नहीं पकड़ेगा, ये नाइट्रोजन को नहीं पकड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं पकड़ेगा, वो खोजता रहेगा केने ऑक्सीजन है, केने ऑक्सीजन है, केने ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन को पकड़ लेगा। हीमोग्लोबिन अगर नहीं रहता हमारे ब्लड में तो ऑक्सीजन का वहन का कोई नहीं करता। तो पूछेगा क्वेश्चन कि ऑक्सीजन का वहन कौन करता है हमारे ब्लड में? तो हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन उसको पकड़ लेता है। इसीलिए अगर आदमी का हीमोग्लोबिन गिर जाता है ना, कम हो जाता है, तो आदमी बहराइल गिरेगा। काहे बहराइल गिरेगा? कि ऑक्सीजन उसमें ज्यादा जइबे नहीं करेगा कोशिका तक। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ऊर्जा कहां से बनेगा? ग्लूकोज टूटबे नहीं करेगा। तो इसलिए हीमोग्लोबिन आप जाके चेक करा के मेंटेन करके उसको रखिए। तो यहां पर हवा आ गया तो हवा में से ऑक्सीजन को चिपका, जो ऑक्सीजन को देखेगा ना इसे पकड़ लेगा, उसको पकड़ के लेके चल जाएगा। चलो चलो ऑक्सीजन तुमको ले चलते हैं। ऑक्सीजन को लेके कहां चला जाएगा? लेके चला जाएगा कोशिका के अंदर, सेल के अंदर, और वहां पर है ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज वहां पर उसको तोड़ देगा ना, तो तोड़ देगा तो क्या बदल जाएगा? वो ऑक्सीजन अब किस में कन्वर्ट हो गया है? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। अब हीमोग्लोबिन जब इसको ऑक्सीजन को ले गया था, यहाँ से ऑक्सीजन को पकड़ के ले गया था कि चलो ऑक्सीजन हम तुमको घुमाने ले चलते हैं, और ले जाता है वहां ग्लूकोज को दे देता है। ग्लूकोज टूट के कार्बन डाइऑक्साइड बोल देता है। अब हीमोग्लोबिन फेरा में पड़ जाता है कि हम तो ऑक्सीजन को लाए थे, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है, ले कौन चीज को जाएंगे? मान लीजिए वो मेला में लेके गया ऑक्सीजन को और वहां मेला में ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है। अब देखेगा कहाँ है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अब सट गई है कार्बन के संगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना ली है। तो अब देखता है कि अच्छा उसमें ऑक्सीजन है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पकड़ लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को, पकड़ लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अब पकड़ के कहता है चल चल चल, तो ऑक्सीजन को पकड़ लिया है ना, चल कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के ले आता है, फिर ले आकर फेफड़ा में यहाँ पर जो यहाँ पर कुपिका है ना उसमें भेज देता है। तो ऑक्सीजन को भी ले जाता है हीमोग्लोबिन, और उधर से जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया है, वो कार्बन डाइऑक्साइडों को लेके आता है यहाँ पर हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर जब कुपिका में से ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जाता है ना, तो उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब वो पकड़ लिया है किसको? ऑक्सीजन को लेके जा रहा है कोशिका तक, उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के ला रहा है ना, उसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इधर से HbO2, इधर से HbCO2। तो जब ऑक्सीजन को पकड़ के ले गया, कौन पकड़ के ले गया? ऑक्सीजन को पकड़ के ले गया ये हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन को पकड़ के ले गया कोशिका को दे दिया। कोशिका से क्या मिला? उधर से कार्बन डाइऑक्साइड मिला, उसको को पकड़ लिया, अब पकड़ के लेके चल दिया, लेके आ गया यहाँ पर, इसको फिर कुपिका में भेज दिया। आज हम लोग सांस छोड़ेंगे तो अब ऑक्सीजन तो आया ही नहीं है, उसमें क्या आ गया है? उसी उतने देरी में हम लोग सांस लिए है ना, उतने देरी में क्रिया हो जाता है, हम लोग को पता नहीं चलता है। ऑक्सीजन चला जाता है कोशिका तक, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लौट के आ जाता है। एक बार में धक 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 मार रहा है, उतना बार ब्लड आ रहा है जा रहा है हृदय में। तो क्रिया देख लिए ना हम लोग, कैसे ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचता है। इस क्रिया को हम लोग अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे कैसे पहुंचता है। तो मेन इसमें भूमिका कौन निभाता है?
फेफड़ा निभाता है। ऑक्सीजन को छानने का भूमिका कौन करता है? फेफड़ा की जो एल्वियोली होती है वो करती है। और इसमें ऑक्सीजन को लेकर कौन जाता है कोशिका तक? ब्लड में। ब्लड तो ले जाता है, लेकिन ब्लड के अंदर कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन ले जाता है। जब ले जाता है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और उधर से जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है उसी को पकड़ लेता है और लेकर छोड़ देता है फिर इसमें, वहां पर उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ना श्वसन क्रिया में। तो पूछ देगा कि अगर श्वसन क्रिया में वहन का काम ऑक्सीजन का कौन करता है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन के कारण हम लोग का खून लाल होता है, ये भी हम लोग पढ़े होंगे। तो हीमोग्लोबिन समझ गए हम लोग, कैसे ऑक्सीजन पहुंच गया, फिर ऑक्सीजन कैसे यहां पर शुद्ध हो गया। यही जो है ना, ये कुपिका सब आपको दिख रहा होगा ना, एल्वियोली। यही एल्वियोली में अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना तो रोग हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है ना कि कफ जम जाएगा। सर्दी खांसी होता है तो कफ बनता है ना, तो कफ जाके जम जाता है, आई मुंह में भर जाएगा। कफवा इसमें अगर भर गया ना, सब कुपिकवा में कफवा अगर इसमें भर गया तो उसको कहते हैं निमोनिया। इसमें अगर सब में कफ भर जाएगा ना तो उसको कहते हैं निमोनिया। इसको लिख लीजिएगा कहीं पर। अगर कफ इसमें भर गया, इसमें अगर कफ भर गया तो वो कौन सा रोग कहते हैं उसको? उसी को कहा जाता है निमोनिया। बहुत खतरनाक रोग है, बचपन में अधिकतर बच्चों को हो जाता है ये निमोनिया। और अगर कभी कभी क्या होता है ना कि इस पर जाम हो जाएगा, इस पर जाम, ऊपर से एक मुंहवा बंद कर देगा, कफवा इस पर जम जाएगा, जाम हो जाएगा, कफवा इसमें भीतरी जाम कर दिया। अगर कुपिका जाम हो गई है ना कोनो कारण से तो हो जाता है निमोनिया। आदमी सांस लेंगे ना ऐसे हफानी टाइप का सांस लेता है। बच्चा लोग का अगर निमोनिया हो जाता है, सांस ले ही नहीं पाता है उन लोग, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है शरीर को। आई जाम है इसमें, जब भर गया है, जाम है कोनो तरह से, वो में हवा जेबे नहीं करेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से? हीमोग्लोबिन वहां तक आएगा फिर लौट के चला जाएगा, तो निमोनिया हो गया। अगर इसका मुंहवा अगर बंद कर दिया, मुंहवे कोनो चीज बंद कर दिया ना तो उसको कहते हैं दामा। अगर इस पर मुंहवा बंद हो गया ना तो उसको कहा जाता है दामा। बूढ़ा आदमी को ज्यादा दामा हो जाता है। दामा हो जाता है कि कफ हो जाके सब कुपिकवा का मुंहवे बंद कर देगा, तो दामा हो जाता है। हो जाता है दामा भैले वहां छेद हो जाएगा। वो कुपिकवा में अगर छेद हो गया ना, छेद हो जाएगा अगर इसमें, तो उसको कहते हैं टीबी। जब एल्वियोली में अगर छेद हो जाता है ना, छेद, तो उसको कहा जाता है टीबी। छेद हो जाता है उसी को कहा जाता है टीबी हो गया है, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी किसको कहते हैं? जब इसमें छेद हो जाता है कुपिका में, और वहीं जब आदमी खांसेगा ना तो ब्लड आ जाता है साथ साथ। ब्लडवा तो इधर फेफड़ा में है ना जी, आई जब छेद हो जाएगा तो ब्लडवा सब बाहर ही आ जाएगा। तो निमोनिया, निमोनिया से अगर छेद हो गया तो टीबी। अगर कुपिकवा को कोई खा गया, खा के खत्म कर दिया तो उसी को कहते हैं कोरोना। कोरोना होता है तो क्या होता है? वो कोरोना वायरस जो है सब कुपिकवे को खा जाता है। जितना ये एल्वियोली आपको दिख रहा है ना, सबको खा जाता है। खा जाएगा तो अब जगह ये नहीं रहेगा, सांस लेंगे तो कहाँ जाएगा? फिर घूम के आ जाएगा। ऑक्सीजन हमारे शरीर में जेबे नहीं करेगा, हम लोग ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में। देखे होंगे जिसका कोरोना हो जाता है ऑक्सीजन रेट गिरने लगता है। कहाँ गिर रहा है ऑक्सीजन रेट? उसका जो भी फेफड़ा का जो एल्वियोली है सब खत्म हो गया है, खा गया है कोरोना। खा गया है जब उसको एल्वियोली को, ऑक्सीजन तो जा रहा है वहां पर, ऑक्सीजन छाना ही नहीं रहा है, हीमोग्लोबिन में मिल ही नहीं रहा है, आदमी को ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा और हम लोग मर जाते हैं। तो निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, चाहे कोरोना हो गया, चाहे दमा हो गया, ये एल्वियोली के कारण ही होता है। इतना तक तो हम लोग देख लिए। हम लोग सुने होंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड CO के बारे में आप लोग बहुत सुने होंगे कि इसको जहरीली गैस कहा जाता है। काहे कहा जाता है जहरीली गैस? इसके पीछे भी रीजन है। अगर हम लोग कभी गलती से कार्बन मोनोऑक्साइड सांस में ले लिए ना, अगर धुआं में पाया जाता है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लिए, जहां ऑक्सीजन नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लिए, तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन नहीं, यहां पर इतना गैस के साथ साथ अगर CO भी चला जाएगा ना, तो हीमोग्लोबिन बहुत खचरा आदमी है। हीमोग्लोबिन बहुत खचरा आदमी है, वो ऑक्सीजन से छोड़ देगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेगा। उसको कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी, समझ लीजिए उसकी गर्लफ्रेंड है। ये जो ऑक्सीजन है ना, हीमोग्लोबिन का समझिए, हीमोग्लोबिन का जो पत्नी है, वाइफ है, वो ऑक्सीजन है, उसको ढोना उसका काम है। उससे उसका शादी हो गया है, समझ लीजिए वो ऑक्सीजन उसकी पत्नी है, उसको लेकर जिंदगी भर ढोना है उसको। यही हमारे शरीर में बन गया है कि ऑक्सीजन जो दिखेगा उसको पकड़ के कोशिका तक लेके चला जाना है। लेकिन अब जो ये C है कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर ये दिख गया इसको ना हीमोग्लोबिन को, तो वो उसकी पहलकी वाली, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड है वो। अब वो पत्नी को छोड़ छाड़ देगा, वो पकड़ लेगा अपनी गर्लफ्रेंड को और उसको लेके चला जाएगा कोशिका तक, ऑक्सीजन को छोड़ देगा। जो उसकी पहलकी वाली दिखेगी कार्बन
मोनोऑक्साइड। CO जो दिखा ना हीमोग्लोबिन को, वो अपनी पत्नी मतलब ऑक्सीजन को छोड़ देगा और वो पकड़ लेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को और उसको लेके चला जाएगा, ऑक्सीजन को छोड़ ले जाएगा और उसको लेते चला जाएगा। उसको जब लेके जाएगा कोशिका में, उधर ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का काम है और कोशिका भड़क जाएगा, कहेगा इसको कहीं ले रहा है, हमको तो ऑक्सीजन चाहिए, तुम ऑक्सीजन लो, कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं ले ला रहा है। वो कहेगा कि ना हमको मिल गया, हमको अपनी गर्लफ्रेंड मिल गई है, पत्नी जाओ भाड़ में, ये अपने कार्बन मोनोऑक्साइड को ही ढोता रहेगा, ये अब सूर्या जाएगा हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड को ही ढोता रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हम लोग मर जाएंगे। ऑक्सीजन को लेवे नहीं करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इसको मिल गया तो समझ गए ना कार्बन मोनोऑक्साइड का खेल। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन को दिख गया तो ऑक्सीजन को छोड़ देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को ही पकड़ के ढोने लगेगा, जिससे हम लोग की मौत हो जाती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग कहते हैं जहरीली गैस। तो इतना समझ गए कि ये सांस में, ब्लड में ऑक्सीजन कैसे जाता है, कोशिका तक कैसे पहुंच जाता है। इतना हम लोग सांस को ले करके कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचा दिए। इतना तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा। श्वसन जब हम लोग करते हैं ना तो दो भाग में श्वसन को बांटा गया है। एक कहा जाता है बाह्य श्वसन और एक कहा जाता है अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन। तो बाह्य श्वसन देखिए, जब हम लोग सांस को ले करके अब ब्लड तक ऑक्सीजन को छोड़ दिए ना, उसको कहते हैं बाह्य श्वसन। अब ये ऑक्सीजन पहुंचा है ना कोशिका में, तो वो जो तो हम पढ़ाए थे, जो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, क्रेब्स साइकिल चलाता है, ऑक्सीजन को एटीपी में बदलता है, हम बताए थे कोशिका चैप्टर में। अगर आप नहीं देखेंगे तो पहले वो सब देखते हैं एक लाइन से, तो बढ़िया से समझ में आएगा बायोलॉजी। उसी तरह सिलेबस को एराइज किया गया है कि एक के बाद एक पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। तो ऑक्सीजन को हम लोग कहाँ पहुंचा दिए हैं? ब्लड तक। ये हो गया बाह्य श्वसन। आज जितना हम लोग ये पढ़े हैं ये हो गया बाह्य श्वसन। अब कोशिका के अंदर भी श्वसन होता है और वहां पर ऊर्जा बनता है, उसको कहते हैं अंतः श्वसन। तो जो कोशिका के अंदर श्वसन होता है, ऊर्जा बनता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो लंबा हो जाएगा। हम लोग ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचा दिए हैं? कोशिका तक पहुंचा दिए हैं। किसको थ्रू पहुंचा है? हीमोग्लोबिन के थ्रू पहुंचा है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये सब श्वसन मार्ग आपको समझ में आ गया होगा। फेफड़ा का बनावट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कोशिका के अंदर जो अंतः श्वसन है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में श्वसन तंत्र खत्म हो जाएगा। 2 वीडियो में श्वसन तंत्र खत्म हो जाएगा। इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। इसको बढ़िया से अगर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये आपको अच्छा लगा हो, याद हो गया हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए होंगे तो। तब तक के लिए जय हिंद।